वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। आज हम कवर करेंगे सेल जंक्शन। और आज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर देंगे एचएपी का। सो स्टार्ट करते हैं सेल जंक्शन से। आई थिंक सो ये और बड़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात। ओके, इट इज बेटर। Cell junction. Cell junction or junctional complex are the class of cellular structure consisting of multi-protein complexes that provide contact or adhesion between neighboring cell or between a cell and an extracellular matrix in animals. सिंपल वर्ड में बोले तो सेल जंक्शन एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सेल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसको सेल जंक्शन कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ आयंस और सब्सटेंसेस। सेल जंक्शन हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ आयंस और सब्सटेंसेस के। ऑल्सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन। सेल जंक्शन जो होता है वो प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ जो भी अनवांटेड चीज़ें रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं, उसके मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। और सेल कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प करता है, एक दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ऑल्सो सेल जंक्शन हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द सेल। ये तो होना ही है भाई, दो सेल्स को अटैच करने का भी काम तो सेल जंक्शन का ही है। सो बेसिकली सेल जंक्शंस के टाइप दिया है नीचे। टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, गैप जंक्शन। तो ये मोस्ट ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेल जंक्शन के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइट जंक्शन। इट क्रिएट्स अ वाटर टाइट सील बिटवीन टू एडजेसेंट एनिमल सेल। टाइट जंक्शन जो होता है एक वाटर टाइट सील क्रिएट करता है दो एडजेसेंट सेल के बीच में, एनिमल सेल में। एट द साइट ऑफ टाइट जंक्शन cells are held tightly against each other by individual group of tight cells। जो भी सेल्स होते हैं वो ग्रुप में एक दूसरे से टाइटली होल्ड हुए रहते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स में। जो बनाता है टाइट विच इज ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन। द पर्पस ऑफ टाइट जंक्शन इज टू कीप द लिक्विड फ्रॉम एस्केपिंग बिटवीन द सेल्स। सो बेसिकली जो लिक्विड होता है उसको एस्केप करने के लिए मेन पर्पस होता है टाइट जंक्शन का। सो दिस इज एन इमेज ऑफ टाइट जंक्शन। यहाँ पे देख सकते हो ये टाइटली थोड़े थोड़े इस पे दोनों ये टाइट जंक्शन है। ये बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जहाँ से लिक्विड एस्केप करता है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। नेक्स्ट आता है एडेरेंट जंक्शन। एडेरेंट जंक्शन आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट अकर एट सेल जंक्शन, सेल जंक्शन एंड सेल मैट्रिक्स जंक्शन इन एपिथेलियल एंडोथेलियल टिश्यू। एडेरेंट जंक्शन जो होता है उसे डिफाइन हम ऐसा कर सकते हैं, अ सेल जंक्शन हुज साइटोप्लाज्मिक फेस इज लिंक्ड टू एन एक्टिन साइटोस्केलेटन। सो थोड़ा बैकग्राउंड अवॉइड करो, उसको क्या ही कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डिफाइंड ऐसा कर रहा है कि सेल जंक्शन उस साइटोप्लाज्मिक फेस इज लिंक्ड, जो लिंक्ड होता है एक्टिन साइटोस्केलेटन से। हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। ये एडेरेशन होता है। एडेरन में जो है ये जो होता है प्लेक कंसिस्ट होता है जो एक दूसरे से लिंक होता है। एडिशन बेल्ट यहाँ पर है, ये प्लेक है। यहाँ पे जो कैडरीन है, ये जो बीच में है दिख रहा है आपको, वो कैडरीन है। ये इंटरसेलुलर स्पेस है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा डिफाइंड एज अ सेल जंक्शन whose साइटोप्लाज्मिक फेस इज लिंक्ड टू दी एक्टिन। एक्टिन ये माइक्रोफिलामेंट जिसे हम कहते हैं वो लिंक्ड रहता है साइटोप्लाज्मिक फेस से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेल्ट डेस्मोसोम। एक बेल्ट की तरह लग रहा है ये, जैसा बेल्ट को रिएट हुआ है तो एक तरह से ये बेल्ट डेस्मोसोम भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड यार ये बहुत आवाज कर रहा है ना। ओके, डेस्मोसोम, a type of cell junction which helps to keep neighboring cell together is known as a desmosome। एक ऐसा जंक्शन जो हेल्प करता है नेबरिंग सेल को साथ में रखने के लिए, उसे डेस्मोसोम कहते हैं। इसके अंदर प्लेक भी होता है जो कि एडेरेंट में था, बट इसके अंदर एक इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होता है जो कैराटिन का बना होता है। A desmosome involve a complex molecule of protein
where these proteins extend across a membrane. एक डेस्मोसोम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होता है जो प्रोटीन को एक्सटेंड करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, सो ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पे प्लेक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट भी है जो एडेरेंट में एब्सेंट होता है. ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, ये एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लेक है. ओके, सो नेक्स्ट आता है हेमीडेस्मोसोम. अभी पढ़ा डेस्मोसोम, अभी आते हैं हेमीडेस्मोसोम पे. दे आर सिमिलर टू डेस्मोसोम्स बट डू नॉट अटैच एडजेसेंट सेल. यहाँ पे जो एडजेसेंट सेल अटैच है, यहाँ पे वो एडजेसेंट सेल को अटैच नहीं करते हैं. दे आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये प्लेक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच है बट एडजेसेंट सेल को अटैच नहीं है. ओके, ये फर्क होता है हेमीडेस्मोसोम और डेस्मोसोम में. नेक्स्ट आता है गैप जंक्शन. Gap junction are specialized intercellular connection between cell which helps in transfer of required ion substances between two or more cells. Gap junction एक specialized cell होता है, एक specialized connection होता है जो transfer of ions और substances को transfer करने में help करता है. It permits the free passage between the cells. सेल्स के बीच में वो एक पैसेज, यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैसेज देख रहे हो वो परमिट करता है. सिंस द आयन कैन फ्लो थ्रू देम, गैप जंक्शन परमिट चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू पास फ्रॉम सेल टू सेल. बाकी सब में नहीं, बट इसके अंदर आयंस एक दूसरे से पास होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस वजह से यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल में टू पास फ्रॉम सेल टू सेल. ओके, ये देखिए यहाँ पे अगर ये ओपन रहता है तो यहाँ पे देखिए ओपन जैसा ये दिखता है, एंड क्लोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये गैप जंक्शन का चैनल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1 है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 है. सो इन शॉर्ट, ये टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन एंड ये हेमीडेस्मोसोम जो बेसमेंट से अटैच होता है. ओके, सो ये था हमारा सेल जंक्शन के ऊपर. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so next is cell communication. Cell communication is also known as cell signaling. Cell communication is equal to cell signaling. यानी कि एक एबिलिटी होती है रिसीव और सेंड करना सिग्नल्स फ्रॉम एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, उसे हम सेल कम्युनिकेशन कहते हैं. दो सेल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है ग्रोथ के रिलेटेड, डेवलपमेंट के रिलेटेड, होम्योस्टासिस रेगुलेशन, इंटरस्टेशियल फ्लूइड लेवल को मेंटेन करना, वो सब कम्युनिकेशन इस सेल कम्युनिकेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग से होता है. सो बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन सेल सिग्नल्स रिक्वायर लिगैंड एंड रिसेप्टर. ऑफ कोर्स पता होगा लिगैंड जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, रिसेप्टर जो रिसेप्ट करने का काम करता है. टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग: पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन, डायरेक्ट. पैराक्राइन वो होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिग्नलिंग, इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन विच टारगेट सेल इज वेरी क्लोज. पैरा यानी कि वो सबसे क्लोज होता है सिग्नलिंग सेल से, बट नॉट अटैच, मतलब वो अटैच नहीं होता है बट सबसे क्लोज होता है. इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिगैंड्स है, ये रिसेप्टर है, एक दूसरे से क्लोज है बट ये एक दूसरे को अटैच नहीं रहते. ओके, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग a cell signals to itself, releases a ligand that binds to receptor on its own surface. यहाँ पे जो सिग्नल निकलता है इन सेल सिग्नल्स इटसेल्फ, ये खुद को सिग्नल देता है, रिलीजिंग ए लिगैंड, वो एक लिगैंड रिलीज करता है जो बाइंड होता है रिसेप्टर को उसके खुद के सरफेस पे. सेल है, यहाँ पे लिगैंड रिलीज हुआ है और ये खुद के रिसेप्टर पे जाके लग रहे हैं, यानी ये उसके खुद के रिसेप्टर पे लिगैंड जाके अटैच हो रहे हैं. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग प्लेज ए की रोल इन मेटास्टैसिस में ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है. एंडोक्राइन सिग्नलिंग: व्हेन द टारगेट सेल इज टू फार फ्रॉम सिग्नलिंग सेल, then cell releases its signal into a blood stream and act on the targeted cell. जब भी उसका टारगेटेड सेल उससे बहुत दूर होता है, सो वो लिगेंड्स को रिलीज करती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम.
दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ये लिगैंड, यहाँ पे लिगैंड जो है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ गया, बहुत दूर है उसका सेल, फिर यहाँ जाके वो रिसेप्टर पे अटैच हो गया। इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग, signals are in the form of hormones. Endocrine system related to hormones, इसीलिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग में भी जो सिग्नल जाते हैं वो हॉर्मोन्स होते हैं। डायरेक्ट सिग्नलिंग, डायरेक्ट सिग्नलिंग अकर बाय ट्रांसफरिंग सिग्नल मॉलिक्यूल अक्रॉस द गैप जंक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल। अभी हमने ऊपर गैप जंक्शन पढ़ा था, डायरेक्टली अटैच रहते हैं वो एक दूसरे को। सो यहीं पर भी वो एक मैकेनिकली फिजिकली अटैच रहते हैं, उससे एक दूसरे में सिग्नल पास होता है। So our next topic is tissue level of organization. Tissue is defined as बहुत सारे सेल एक साथ आके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिमिलर फंक्शन करते हैं, उसे टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। जैसा हमने सेल का साइटोलॉजी देखा था, वैसे टिश्यू का हिस्टोलॉजी होता है। ओके, टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यू, यहाँ पे 4 टाइप के बॉडी टिश्यू दिए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड उसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। ईसीएमएन, ईसीएमएन कुछ बना के देख लो इससे, MECN बन सकता है, मैकन, नहीं तो मेंसी भी बन सकता है। ओके, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी की और जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होती है उसकी सबसे आउटर कवरिंग होती है। हर एक ऑर्गन की और अपनी बॉडी की आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू होती है, और वो एक दूसरे से क्लोजली पैक, देख रहे हो ना, एकदम क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यू शीट हैविंग नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। इन एपिथेलियल टिश्यू cells are connected with basement membrane by hemidesmosome। हेमिडेस्मोसोम पता है ना, हेमिडेस्मोसोम जंक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो यहाँ पर भी ये लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच। ओके, सो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एक बार पढ़ लेना, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। बाहर की कवरिंग है तो उसका यही सब रहेगा। ओके, सबसे आउटर कवरिंग का यही काम होता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी अभी उसके टाइप्स आएंगे। सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, आर कॉलमनार, CSC। सो सिंपल, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। ये 3 उसके कैटेगरी हमने ऊपर पढ़े। स्ट्रैटिफाइड, उसके अंदर आज सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में, यहाँ पे आता हूँ, बेसमेंट जो ये मेम्ब्रेन है, बेसमेंट की मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो अरेंज होता है। उसकी लोकेशन होती है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर लाइनिंग जो रहती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। पेनक्रियास हो गया, कवरिंग ऑफ ओवरीज, फंक्शन, सिक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फिल्टरेशन। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल, ये एक सिंगल लेयर है, उसे हम कह सकते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका शेप क्यूबॉइडल शेप है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच है, वो तो अभी सबको पता है, हेमिडेस्मोसोम। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये एक सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स का जो अरेंज होता है बेसमेंट पे। यहाँ पर देख सकते हो स्क्वामस जो है फ्लैट सेल्स अटैच है बेसमेंट को। ये भी लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, एयर साइक्लिंग। इसका काम है एब्जॉर्प्शन और फिल्टरेशन का। ये सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है और फिल्टरेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कॉलमनार। ये देखो एक कॉलम टाइप ही है, जो हम एक्सेल में देखा रहेगा, ऐसे कॉलम रहते हैं वैसे कॉलम टाइप है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगल शेप सेल अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सेल अरेंज होते हैं। ये भी एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, हमारी आईज ईयर्स में भी होता है। एब्जॉर्प्शन, आईज और ईयर्स में प्रोटेक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें सिक्रीशन का काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। पहले सिंपल देख लिया, अब स्ट्रेटिफाइड पे आते हैं।
सबसे पहला क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड बोल दो। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर्स। सिंपल में सब एक एक लेयर के थे, स्ट्रेटिफाइड में 2 या 2 से ज्यादा लेयर के रहने वाले, इतना ध्यान में रख लेना। लोकेशन स्वेट ग्लैंड्स की लाइनिंग होती है, मेल यूरेथ्रा में होता है, यूरेटस एंड एनस। ओके, मेल यूरेथ्रा याद रखना। फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये यहाँ पे प्रोटेक्शन, स्वेट ग्लैंड में सिक्रेशन, मेल इधर है प्रोटेक्शन एंड उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल। ऐसा बोलने में अच्छा लग रहा है क्या? सो बेसिकली ये मल्टी लेयर होता है फ्लैटेंड सेल का। ये देखो, ये कितने लेयर बने, 1 2 3 लेयर बने, लेकिन सब एकदम फ्लैट लेयर है। ओके, स्किन, माउथ, थ्रोट, वजाइना। इसकी लोकेशन है स्किन में, माउथ में, थ्रोट में और वजाइना में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का। केराटिन मेक स्किन वाटर प्रूफ। ओके, इसके अंदर केराटिन होता है जो स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। यहाँ पे 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, बहुत सारी लेयर्स है रेक्टेंगुलर शेप की। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ आईलिड। प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। यहाँ ये भी प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्टरेशन, इन सब का वो ही काम होता है सबसे मेन। ओके, नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम इट सेज, ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? वो सपोर्ट करता है, बाइंड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट उसके नाम में दिया है कनेक्ट। वो टिश्यूज को, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। इट इज मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू सिस्टम इन द बॉडी। सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू स्प्रेडेड है ओवरऑल बॉडी के अंदर। In connective tissue, cells are loosely packed, having a huge intercellular space. कनेक्टिव टिश्यू एकदम लूजली होते हैं। पहला वाला जो देखा था हमने एपिथेलियल, वो एक दूसरे से एकदम टाइट होता है, बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। कंपोजिशन, कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस। सेल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ओके, यहाँ पे देख लो दिया है सेल, फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, ये हमारा हुआ है। ग्राउंड सब्सटेंसेज लाइक जेल विच आर सस्पेंडेड, इट इज प्राइमरी ऑफ वाटर, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सल्फेट एक्सेट्रा। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट कनेक्ट डिफरेंट बॉडी टिश्यू। अलग अलग बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट होती है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। ये स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन को। सॉरी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसको एकदम फ्रेमवर्क, परफेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। सो भाई सबसे ज्यादा फंक्शंस इंपॉर्टेंट तो इसके ही दिख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड फैट स्टोरेज का भी काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। सो यहाँ पे 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज, बोन और ब्लड आता है। ओके, ये एकदम स्पेशल आते हैं भाई, स्पेशल लोगों के जैसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। सो सबसे पहले लूज के अंदर भी अलग अलग टाइप है। लूज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट ओवरऑल बॉडी, ये एकदम लूजली होते हैं। उसके अंदर सेलुलर स्पेस भी होती है और उसके अंदर 3 कैटेगरी होते हैं, एरियोला, एरियोरल, एडिपोस, रेटिकुलर, AIR. It consists of collagen fiber, elastic fiber, reticular fiber, and several kinds of cells such as fibroblasts, macrophages, plasma cell, adipocyte. ये सब याद रख लोगे तो आप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिख सकते हो। लोकेशन बिलो द स्किन एंड बिटवीन द मसल्स। फंक्शन जो है वो स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी और सपोर्ट करता है। देखो, सब में सपोर्ट और प्रोटेक्शन डाल ही देने का, ये उनका कॉमन चीज होता है, कॉमन फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एडिपोस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट एंड फ्यू नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल। लोकेशन डीप लेयर ऑफ स्किन अराउंड द हार्ट एंड किडनी, प्रिवेंट हीट लॉस, प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। देखो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन आ गया, वो हर जगह कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ये सब आ ही जाता है। सो ये कॉमन फंक्शन हमेशा पहले लिख देने का। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। यहाँ पे देख सकते हो ये रेटिकुलर फाइबर है लाइनिंग,
और जो बीच में गोल 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 अंडे दिख रहे हैं वो रेटिकुलर सेल होते हैं। उसका फंक्शन क्या है? फॉर्म स्ट्रोमा ऑफ ऑर्गन्स, लिवर, आरबीएम, रेड बोन मैरो अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल्स। ओके। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत डेंस होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड फाइबर कंटेंट हाई होता है इनके अंदर। ये भी अब दो डिवाइड में है, रेगुलर इरेगुलर। सबसे पहले रेगुलर देखेंगे भाई, कोलाजन फाइबर है, इसके अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट है। इसके लोकेशन टेंडन्स, लिगामेंट्स जो ये अटैच करता है बोन्स को, टेंडन्स जो मसल और बोन को अटैच करता है। ओके। इसके अंदर भी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, यही फंक्शन डाल दो। इसके बाद आता है इरेगुलर, दे दिख रहे हो ना, इस इरेगुलर के अंदर जो कोलेजिन फाइबर होता है ना, वो पर्टिकुलर लाइन में नहीं जा रहा है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी जाता है। ओके। सो लोकेशन देख लो, स्किन के डर्मिस ऑफ स्किन, लिवर, टेस्टिस, लिम्फ नोड। फंक्शन, इसका भी फंक्शन है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके। थोड़ा सा मतलब ये थेरोटिकल है बट इजी है। ओके। बड़ा है लेकिन इजी है। Specialized connective tissue. Rather than above connective tissue, these are support that helps in maintaining correct posture and support. फिर support, posture, cartilage। सबसे पहले बोन दिया इसने, बोन, ब्लड, कार्टिलेज। तो हम पहले कार्टिलेज करेंगे। कार्टिलेज इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड वर्क एज ए सपोर्टिंग स्केल। एम्ब्रियोनिक स्टेज ये सब जब छोटे हम बच्चे रहते हैं तब आता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट, हाउएवर इट सपोर्ट्स सम स्ट्रक्चर इन अडल्ट टू। मोस्टली हम बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं तो कार्टिलेज जो है बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, बोन्स में रिप्लेस हो जाती है, बट किसी किसी स्ट्रक्चर्स के अंदर वो अभी भी सपोर्ट करती है। ओके। नेक्स्ट आता है बोन। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। यस, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। भैया समझ लो, अगर तुम्हारा हाथ का हड्डी गायब हो गया तो क्या कैसा लगेगा तुम्हारा हाथ? सो ये बॉडी का शेप और पोस्चर दोनों में हेल्प करता है। इट कंपोज ऑफ 25% वाटर, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड 45% इनऑर्गेनिक नमक, सॉल्ट। बोन्स में नमक ना हो ऐसा हो सकता है क्या? ये जस्ट जोक्स अपार्ट। ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है, ये ध्यान में रखना। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट कंपोज्ड ऑफ 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ सेल, जिसके अंदर 3 सेल होते हैं, आपको सबको पता होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबके फेवरेट है भाई। और ब्लड आता ही है 5 या 10 मार्क के लिए, जो अभी एक आगे जाके आएगा, वो ब्लड आता ही आता है। ब्लड 5 मार्क के लिए आता है, उसके अंदर उसका डिफाइन करने का, उसके अंदर के पार्ट्स लिखने के, ये जो आरबीसी कंसील जो होता है उसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब लिखना होता है। ओके। नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज मसल टिश्यू। ये तो भाई मतलब इजी है, जैसे एपिथेलियल को एपिथेलिया बोल दिया, वैसे मस्कुलर को मसल टिश्यू। इट इज मेड ऑफ इलोंगेटेड, बड़े बड़े सेल होते हैं, कॉल्ड एज मसल फाइबर, दैट यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स। मसल का काम क्या होता है? फोर्स जनरेट करना। कहाँ से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एनर्जी सोर्स। द मेन फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू आर प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट करते हैं, बॉडी का पोजीशन, फिर से आ गया पोस्चर, प्रोड्यूस करता है हीट। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स मसल टिश्यू का काम आप कह सकते हो। टाइप्स स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक का हो गए हमारे दिल में, आई मीन हार्ट में। स्केलेटल सब स्केलेटल सिस्टम में आते हैं भाई, स्मूथ मसल बहुत जगह आते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू, दे द सेल आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े हैं बट यहाँ पे दिख नहीं रहे, बट ये सिलेंड्रिकल शेप है। 3D व्यू में देखोगे तो ये समझ में आएगा, सिलेंड्रिकल शेप। द सेल ऑफ स्केलेटल मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे एक न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। These cells are known as striated muscles. Skeletal muscles are voluntary in nature. Voluntary, involuntary पता होगा तो skeletal muscles voluntary है, यानी कि हमारे कंट्रोल में है इन मसल्स का मूवमेंट। जैसा कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होता है लेकिन skeletal muscles वॉलंटरी होता है। ओके। These muscles are attached to bones and hence called as skeletal muscles.
ये जो मसल्स, दिस मसल्स आर अटैच टू बोन, ये जो मसल टिश्यू होते हैं वो हड्डियों को अटैच होते हैं, इसलिए हम उसको स्केलेटल मसल कहते हैं। स्केलेटल भी आ गया जो बोन के रिलेटेड है, मसल भी आ गया, तो ये बन गया स्केलेटल मसल। 40% ऑफ द बॉडी मास कंप्राइजेस ऑफ स्केलेटल मसल्स। इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल्स एकदम स्मूथ होते हैं ये। द सेल्स आर स्पिंडिबल, स्पिंडल शेप, ये देखिए स्पिंडल शेप होता है, ये ऐसा कुछ बना के ट्राई कर लेना। द सेल्स ऑफ, ये एक पत्ते की तरह होता है, पत्ते भी आते हैं ना कोई कोई ऐसे। द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इसके अंदर एक एक ही न्यूक्लियस होता है। आपने देखा ऊपर वाले में मल्टी न्यूक्लिएटेड भी रहते हैं, बट यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक के अंदर। ओके। स्मूथ मसल टिश्यू आर नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड नहीं होते हैं वो। स्मूथ मसल टिश्यू आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, जस्ट लाइक कार्डियक। कार्डियक मसल्स कहाँ पर फाउंड होते हैं भाई तुम? हमारे दिलों में, यानी कि हार्ट में। दे आर फाउंड ओनली इन दी हार्ट। लो भाई पहला पॉइंट यही है। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इसके अंदर भी सेल में एक एक ही न्यूक्लियस होता है, देखिए एक एक ही है। कार्डियक मसल टिश्यू आर स्ट्राइएटेड, क्या था ये? नॉन स्ट्राइएटेड, ये क्या है? स्ट्राइएटेड। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। ऑफ कोर्स भाई, तुम तुम्हारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हो क्या? नहीं करते हो ना, उसी तरह ये भी इनवॉलंटरी। ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्व टिश्यू इंपॉर्टेंट वन है, अच्छे से करना। नर्वस टिश्यू इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज द मेन टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई टिश्यू रहेगा तभी तो सिस्टम बनेगा, क्योंकि टिश्यू साथ में आता है तो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन साथ में आता है तो सिस्टम बनाता है। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क मोर देन 100 मिलियन नर्व सेल। इतना पैसा भी नहीं है जितना इसके पास नर्व सेल है, ना ही हमारे इतने सब्सक्राइबर है कि जितना इसका नर्व सेल है। 100 मिलियन, जहाँ पहुंचने तक तो बहुत टाइम है। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन और ग्लियल सेल। ग्लियल, हाँ, जीएल नहीं बोलना है उसको, ग्लियल बोलना है। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन, जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, ये हर जगह आता है ये टिश्यूज के अंदर, हर जगह। सपोर्ट, इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स। तो भैया इसका काम ये है, रेगुलेट करता है, बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसके साथ जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करता है और उसको ट्रांसमिट भी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके साथ साथ वो सपोर्ट भी करता है, प्रोटेक्शन, ये सब कॉमन है भाई। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, हमने जैसे कि देखा नर्व सेल। सबसे पहले हम नर्व सेल को बारे में जानकारी लेते हैं, प्योर हिंदी में कहे तो। Neurons, also called as nerve cells, is the fundamental unit of brain and nervous system and is composed of cell body, dendrite, axon and axon terminal। देखिए भाई पहले में इसने सब बता दिया। सेल बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी के सेल ऑर्गेनल होते हैं। डेंड्राइट क्या होता है? एक शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैसेज रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से। अब भाई तुम यहाँ पे मोनोपोली थोड़ी ना करोगे, मतलब इधर की मोनोपोली अलग होती कि भाई मतलब तुम्हारा खुद का सेल है, तुम तुम्हारे खुद के इसमें रहोगे, नहीं। उसके लिए एक डेंड्राइट लगता है जो दूसरे सेल से अपने मैसेजेस पास कराता है और कम्युनिकेशन कराता है। ओके। एक्सॉन एक थिन लॉन्ग सिलेंडरिकल प्रोसेस होता है, कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो मैसेज आ रहा है भाई उसको तो कैरी भी करना पड़ेगा ना, तो उसका काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। एक्सॉन टर्मिनल, आखिरी पार्ट एक्सॉन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है भाई? वो एंड पार्ट होता है जहाँ पे खत्म होता है। एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर न्यूरॉन्स। अब यहाँ से रिसीव हो रहा है तो फिर भाई दूसरी जगह भेजना भी तो पड़ेगा सिग्नल, रिप्लाई। रिप्लाई देने के लिए भी कोई चाहिए, इसलिए वो काम एक्सॉन टर्मिनल करता है। इसका स्ट्रक्चर, अरे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनता है, ये देखा रहेगा, ये स्ट्रक्चर बनाने में मजा आती है एकदम। ये बीच में न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे एक्सॉन देख सकते हो, ये श्वान सेल्स बीच में ये भी होता है। थोड़ा सा डीप में बता देता हूँ आपको, कोई बताएगा नहीं, बताते अच्छा ओके। ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है जो बाहर ऐसे फैले हुए, जो दूसरे सेल से इधर से चैटिंग के मैसेजेस लेते हैं, यहाँ पे चैटिंग होती है, फिर यहाँ से वो मैसेज समझते हैं, यहाँ से कैरी होता है, कैरी होके यहाँ से रिप्लाई वापस चले जाता है। ओके। ग्लियल सेल्स, जीएल नहीं रे, ग्लियल। ग्लियल सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरोग्लिया, न्यूरोजलिया नहीं, न्यूरोग्लिया, आर नॉन न्यूरोनल सेल।
दे डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब, होम्यो मतलब स्टेबल, होम्यो का मतलब सेम, स्टैसिस का मतलब कांस्टेंट, होम्योस्टेसिस। तुम्हारी मजे ले रहा था, सच में पढ़ा है या नहीं देख रहा था। ओके, सो बेसिकली होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। फिर सपोर्ट और प्रोटेक्शन, हर जगह सर बोलेंगे प्रोटेक्शन करो, सपोर्टेशन करो, सपोर्टेशन नहीं सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक सो, जी हाँ, यहाँ पे हमारा एंड होता है। थोड़े नोट्स हमारे थे, थोड़े नोट्स हमारे इम्परफेक्ट फार्मा सर के थे। सो दोनों को मिला के आज का लेक्चर में हमने पूरा यूनिट 1 कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट इसमें एचएबी का यूनिट 2 चालू होगा या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट को चालू करेंगे, लेट्स सी। अगर आप हो सके तो कमेंट में बताओ। वैसे ज़्यादा व्यू आते नहीं है अभी, तो फिर अब क्या ही बोल सकता हूँ, मेरे को खुद से करना होगा। वैसे जल्दी व्यू आते भी नहीं है, बट जो भी कोई देख रहा बता देना कि नेक्स्ट में क्या चाहिए, एचएपी का यूनिट 2 चाहिए या फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं दूसरा सब्जेक्ट का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इसका यूनिट 1 हो गया है, सो दूसरे का भी यूनिट 1 लेते हैं। चलिए, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार। बाय बाय।